हेलो दोस्तों, पुनः आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे द्वारा आपको जो क्लास दी जा रही है वो वायसराय से संबंधित है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हालांकि पॉलिटी का टर्न है आज, लेकिन पॉलिटी हमारा लगभग जो भारत का संवैधानिक इतिहास है वो क्लियर हो चुका है। ठीक है, और साथ में हमारा जो वायसराय है वो भी लगभग संबंधित है, क्योंकि जो वायसराय उसी के टाइम पर एक्ट आया, तो हमारा रिवीजन भी साथ साथ होते रहे, हम चीजें रिलेट करके पढ़ सकें। इसलिए मैं आपको पहले वायसराय भी कंप्लीट करा देना चाहता हूं, ताकि आपको फिर कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आपका जो पॉलिटी का संवैधानिक इतिहास है और इसको जोड़ने में आपको कोई दिक्कत ना हो, किसके टाइम पर आया था, क्या समय उसका रहा था। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो इसलिए भारत के गवर्नर जनरल की क्लास ही मैं आपको लगातार दे रहा हूं अभी। ठीक है, तो इसको हम जल्द से जल्द क्लियर कर लेंगे। तो अगली इसी कड़ी में अगला जो गवर्नर जनरल है, भारत का गवर्नर जनरल, इसमें मेटकॉफ। ठीक है, मेटकॉफ जो कि 1835 से 1836। देखो, पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, उसको पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था 1833 के एक्ट के पश्चात। ठीक है, तो फिर आ गया मेटकॉफ, जो कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता इसको माना था। ठीक है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, जो सेंसरशिप थी इसने समाप्त कर दी। ठीक है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता इसको माना जाता है। बस एक ही फैक्ट याद रखना आपने, किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? मेटकॉफ को। ठीक है, फिर है ऑकलैंड। ऑकलैंड के समय की जो प्रमुख घटनाएं हैं, इनमें सबसे पहले प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। ठीक है, अंग्रेजों और अफगानिस्तान के मध्य जो युद्ध हुआ था, आंग्ल अफगान युद्ध, जो कि 1839 से 42 में हुआ था। ठीक है, 1839 से 42 के मध्य हुआ था। ठीक है, ऑकलैंड के समय हुआ था। फिर क्या हुआ था? भारत में शिक्षा और पाश्चात्य शिक्षा, शिक्षा और पाश्चात्य चिकित्सा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। पाश्चात्य चिकित्सा का विकास इसी के टाइम पर हुआ था। ठीक है, शुरू। शिक्षा तो पहले से भी हो रहा था, लेकिन पाश्चात्य चिकित्सा का विकास इसी के टाइम पर शुरू हुआ था। ठीक है, तीसरा इसने क्या किया था? शेरशाह सूरी मार्ग का पुनर्निर्माण किया था। ठीक है, शेरशाह शेरशाह सूरी मार्ग का पुनर्निर्माण इसके द्वारा किया गया था। ठीक है, ग्रांड ट्रंक रोड जो है, जो कि शेरशाह के द्वारा निर्मित की गई थी। इसके अलावा इसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण भी शुरू किया था। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। इसके काल के प्रमुख घटनाएं, सबसे पहला इसमें प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। ठीक है, इसी के काल में हुआ है जो आंग्ल अफगान युद्ध है, पहला। उसके बाद भारत में शिक्षा और पाश्चात्य चिकित्सा, यानी कि पश्चिमी चिकित्सा का जो विकास है भारत में, ठीक है, इसी के टाइम से शुरू हुआ है। शेरशाह सूरी मार्ग, जो कि शेरशाह के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, उसका इसने क्या जीर्णोद्धार कराया, उसका पुनर्निर्माण करा, सिंचाई के लिए नहरों का इसने के द्वारा निर्माण कराया गया था। ठीक है, इसके ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, याद कर ले। अगला है एलन बरो, जो कि 1842 से 44 तक रहा था। ठीक है, ध्यान रखना है, एलन बरो 1842 से 44। इसके टाइम पर सबसे महत्वपूर्ण घटना है इसका, सबसे पहले इसका उपनाम क्या है? ओल्ड मैन इन हरी, ये इसका उपनाम है। ठीक है, ओल्ड मैन इन हरी। इसके टाइम पर 1843 में सिंध का विलय हुआ था ब्रिटिश शासन में। ठीक है, सिंध का विलय। उसके अलावा और इसके टाइम पे जो महत्वपूर्ण घटना है, भारत में दास प्रथा का अंत। ठीक है, भारत में दास प्रथा का अंत भी इसी के समय पर हुआ है, एलन बरो के टाइम पर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपने। इसी के द्वारा 1843-44 में देसी भाषा में ग्रामीण शिक्षा के विकास हेतु
कौन सी योजना प्रस्तुत की गई थी? थॉमसन योजना। ठीक है, कौन सी योजना थी? थॉमसन योजना। तो ध्यान रखिएगा, थॉमसन योजना। अति महत्वपूर्ण। ठीक है, तो सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा, थॉमसन योजना किससे संबंधित है? ग्रामीण शिक्षा के विकास से। ग्रामीण शिक्षा के विकास से। ठीक है, थॉमसन योजना किससे संबंधित? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा, ग्रामीण शिक्षा के विकास से संबंधित। किसके काल में आई है? एलन बरो के काल में आई है। एलन बरो का कार्यकाल कब से कब तक है? 42 से 44 का। ठीक है, इसे क्या बनाता है? ओल्ड मैन इन हरी। ठीक है, इसी के टाइम पर दास प्रथा का अंत। ठीक है, ग्रामीण शिक्षा के विकास के लिए थॉमसन योजना और सिंध का विलय। अति महत्वपूर्ण सारे पॉइंट है इसके। ठीक है, इसका कार्यकाल से लेकर सारी चीजें इसके टाइम की अति महत्वपूर्ण। ठीक है, तो ये आपने पूरा का पूरा ध्यान रखना है, एलन बरो। तो इस प्रकार मेडकॉप भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। ठीक है, ऑकलैंड के टाइम पर पाश्चात्य चिकित्सा, शेरशाह सूरी मार्ग का पुनर्निर्माण और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो कि 1839 से 42 तक हुआ था। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपने याद रखने हैं। आगे देखते हैं लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। अगला है हार्डिंग प्रथम। 1844 से 48। ठीक है, तो इसके टाइम की सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी है? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। ठीक है, जो कि 1845 से 46 में हुआ है। 1845 से 46 तक ये युद्ध रहा है। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? लाहौर की संधि होती है 1846 में। ठीक है, लाहौर की संधि जो कि 1846 में होती है, आपने ये भी ध्यान रखना। ठीक है, लाहौर की संधि कब हुई थी? 1846 में। इसके टाइम की जो दूसरी महत्वपूर्ण घटना है, नरबली प्रथा पर रोक। नरबली प्रथा पर रोक। ठीक है, किसमें प्रचलित थी नरबली? नरबली किसमें प्रचलित थी? खोंड जनजाति। ठीक है, खोंड जनजाति थी, उसके मध्य क्या नरबली प्रथा थी, उस पर इसके द्वारा रोक लगाई गई। ठीक है, हार्डिंग प्रथम 1844 से 48 तक इसका कार्यकाल रहा है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और लाहौर की संधि दोनों महत्वपूर्ण है। ठीक है, बाकी नरबली प्रथा पर रोक ये भी क्या है? महत्वपूर्ण। ठीक है, देखो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। फिर डलहौजी। डलहौजी। ठीक है, ठीक है, तो डिस्कस करते हैं डलहौजी के काल के प्रमुख महत्वपूर्ण जो घटना। सबसे पहला देखो, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। ठीक है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो कि 1848-49 में होता है। ठीक है, 1848-49 में होता है। इसमें पंजाब का विलय हो जाता है 1849 में। ठीक है, पंजाब का विलय। में। ठीक है, दिलीप सिंह जो शासक थे उनसे पंजाब का विलय करवा लिया। ठीक है, उन्हें पेंशन पर छोड़ दिया गया। फिर द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध। ठीक है, ये भी 1851 से 52 के मध्य हुआ है। 1851 से 52 के मध्य द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध। ठीक है, और इस युद्ध के पश्चात लोअर बर्मा यानी कि निचला बर्मा प्लस पेगू पर अधिग्रहण। ठीक है, पर अधिकार हो गया। ठीक है, पेगू पर अधिकार हो गया, लोअर बर्मा और पेगू पर अधिकार हो गया। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध पहला किसके टाइम पर हुआ है? हार्डिंग प्रथम के टाइम पर। ठीक है, और द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध पहला किसके टाइम पर हुआ था? एमहर्स्ट के टाइम पर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 1824 से 26 में हुआ था ना। तो डलहौजी 1848 से 56 इसका कार्यकाल रहा है। अति महत्वपूर्ण है ये। भारत में रेलवे का जनक। ठीक है, अति महत्वपूर्ण। अभी देखते हैं इसके बारे में कई सारी चीजें, कुछ अच्छी चीजें भी हैं, कुछ बुराइयां भी हैं, सारी चीजों का निचोड़ देखेंगे। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखिएगा। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 में। ठीक है, पंजाब का विलय। तो इसमें भारतीय रेलवे का जनक इसे माना जाता है। ठीक है, भारतीय रेलवे का जनक। ठीक है, इसी के टाइम पर मुंबई से ठाणे पहली रेल चली थी। कब चली थी? 16 अप्रैल 1853। मुंबई से
ठाणे, ठीक है, मुंबई से ठाणे तक का कहां चली थी भारतीय रेल चलती पहली बार 16 अप्रैल 1853 को, ठीक है, किसके काल पर, डलहौजी के काल पर। तो भारतीय रेलवे का जनक भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट क्या महत्वपूर्ण है इसके काल के, ठीक है, अति महत्वपूर्ण। आगे देखते हैं इसके बारे में और, ठीक है, पूरा विस्तार से इसके संबंध में चर्चा करते हैं। डलहौजी, ठीक है, हम देख चुके हैं इसके टाइम पे जो आंग्ल सिख युद्ध हुआ है, ठीक है, इसके अलावा द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ है, ठीक है, उसके अलावा भारत में रेलवे का जनक ही रह चुका है। इसका मूल नाम क्या था, ये भी पूछा जा चुका है एक बार पेपर में, जेम्स एंड्रयू रेमजे, इसका मूल नाम था जेम्स एंड्रयू रेमजे, ठीक है। कहां का निवासी था, स्कॉटलैंड का, स्कॉटलैंड का निवासी था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जेम्स एंड्रयू रेमजे। क्वेश्चन बन चुका है एक बार पहले, किस गवर्नर जनरल का मूल नाम जेम्स एंड्रयू रेमजे था, ठीक है। तो हेनरी रेमजे, जो कि यदि आप उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो कुमाऊं का एक कमिश्नर रहा था हेनरी रेमजे, ठीक है। उस रेमजे का कौन है, ये चचेरा भाई डलहौजी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसके टाइम के अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं में इसने क्या किया, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, ठीक है, इसके द्वारा किया गया था। मतलब न्याय और अन्याय, किसी के साथ गलत हो रहा है या सही हो रहा है, इन सब का इसने भेद किए बिना, इन पर अंतर समझे बिना क्या केवल और केवल अपने विस्तार की रणनीति बनाई, ठीक है, कि स्वयं के राज्य का विस्तार करना है। इसके लिए इसने कौन सा सिद्धांत लाया, व्यपगत सिद्धांत या हड़प की नीति, ठीक है, व्यपगत सिद्धांत, राज्य हड़पने की जो नीति थी, ठीक है, उसको ये लाया था, ठीक है। मतलब किसी न किसी व्यपगत सिद्धांत क्या था, जो गोद लेने वाला सिद्धांत था, जिसका अपना उत्तराधिकारी नहीं है तो कोई किसी को गोद नहीं ले सकता, ठीक है। जिसका उत्तराधिकारी नहीं है वो किस में विलय हो जाएगा, ब्रिटिश साम्राज्य में। शॉर्टकट में समझिए, ठीक है, जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है उसका क्या हो जाएगा, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो जाएगा। लेकिन इसने कुछ और नीतियां भी, जैसे अवध पर कुशासन का आरोप लगा दिया, उसको अपने साम्राज्य में विलय किया था, ठीक है। इसके अलावा सिक्किम पर अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया और उसको अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो अलग अलग नीतियां इसने अलग अलग रियासतों के साथ अपनाई थी, ठीक है। जैसे व्यपगत सिद्धांत में सबसे पहले सतारा, ठीक है, सतारा जो कि 1848, जैतपुर और संभलपुर, ठीक है, 1849 में इन्हें मिलाया था अपने साम्राज्य में, ठीक है, ठीक है। झांसी 1853, नागपुर 1854 जो महत्वपूर्ण है, 1853 में झांसी जो कि पूछा गया है, ठीक है, 1854 में नागपुर, 1854 में नागपुर और अवध 1856, ठीक है। इन सबको क्या किया, अपने साम्राज्य में मिला लिया, व्यपगत सिद्धांत, हड़प नीति की तहत, ठीक है, हड़प नीति की तहत। और अवध पर क्या कुशासन का आरोप लगाया इसने, ठीक है, अवध पर क्या लगाया था, ठीक है, अवध पर कुशासन का आरोप। तो और 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर विलय कर लिया। उसके पश्चात उपाधियों और पेंशनों का अंत कर दिया इसने, उपाधियों और पेंशनों का अंत, ठीक है। अगला पॉइंट इसके टाइम पर आप देखते जो महत्वपूर्ण है, सिक्किम पर अंग्रेज डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर इसका भी विलय कर लिया, ठीक है, आरोप लगाकर विलय। ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। सिक्किम पर अंग्रेज डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार किया उसने,
अंग्रेज डॉक्टर जो गए वहां पर उसके साथ दुर्व्यवहार किया और उसको आरोप लगाकर उसका भी विलय कर लिया, ठीक है। अवध पर कुशासन का आरोप लगा लिया, ठीक है। इस तरह से झांसी इन पर जिनके पास अपना उत्तराधिकारी नहीं था, ठीक है, तो वहां पर भी इसने क्या, गोद लेने की प्रथा को निषेध कर दिया, ठीक है, आरोप लगाकर विलय। यही इसका व्यक्तिगत सिद्धांत था। आगे देखो 1854 में भारतीय डाकघर अधिनियम पारित, अति महत्वपूर्ण। पारित, ठीक है, ये भी अति महत्वपूर्ण है। इसी के टाइम पर सारे पॉइंट महत्वपूर्ण है इसके टाइम पर, ठीक है। इनका भी क्रम पूछता है, सबसे पहले कौन हुए, बाद में कौन हुए, ठीक है। आगे देखो इसी में जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, प्रथम तार लाइन 1853 में शुरू हुई थी, इसी के टाइम पर कलकत्ता से आगरा, ठीक है, ये भी ध्यान रखने योग्य है। कलकत्ता से आगरा पहली तार लाइन शुरू हुई थी 1853 में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का मसौदा तैयार, ठीक है, इसका मसौदा तैयार कर लिया गया 1856 में, लेकिन पारित किसने किया था, कैनिंग ने, ठीक है। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का मसौदा तैयार हो गया। तो ये इसके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखो डलहौजी, जिसका मूल नाम जेम्स एंड्रयू रैमजे था, ठीक है, ये स्कॉटलैंड का रहने वाला था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का इसने विस्तार की नीति अपनाई, साम्राज्यवाद की नीति को इसने अपनाया था, ठीक है। देखो दो थे, एक वेलेजली जिसने सहायक संधि अपनाई थी, और दूसरा डलहौजी जिसने व्यक्तिगत सिद्धांत लाया था। दोनों ने साम्राज्यवाद की नीति का अनुसरण किया था, ठीक है, और दोनों ने अलग अलग तरीके से किया। इसने व्यक्तिगत सिद्धांत, उत्तराधिकार, गोद लेने की प्रथा को निषेध कर दिया, ठीक है। इसके अलावा कुशासन का आरोप लगाकर, दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर, मतलब विभिन्न तरीके से केवल अपने साम्राज्य का विस्तार करने की सोची, भले ही उसके लिए कोई भी एक कदम उठा सकता था, ठीक है। तो इसमें इसने सतारा, जयपुर, संबलपुर, झांसी, नागपुर जो महत्वपूर्ण, बाकी अन्य भी थे, ठीक है, जिन्हें इसने अपने शासन में मिला लिया था। इसके अलावा उपाधियों और पेंशनों का इसने अंत कर दिया, ठीक है। सिक्किम पर अंग्रेज डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार, ठीक है, इसने विलय कर लिया। इसका आरोप लगाकर भारत में डाकघर अधिनियम, तो भारत में डाक सेवा कब से शुरू मानी जाती है, 1854 से, ठीक है। पहली तार लाइन, ठीक है, डाक तार लाइन, ठीक है, भारत में पहली डाक तार लाइन कब शुरू हुई थी, 1853 में, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। फिर विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का मसौदा इसके टाइम पर तैयार किया गया था, लेकिन पारित किसके टाइम पर हुआ था, कैनिंग के टाइम पर, ठीक है। इसके टाइम पर केवल मसौदा तैयार हुआ। और जानते हैं विधवा पुनर्विवाह का मसीहा कौन है भारत में, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। तो उन्हीं की सहायता से, उन्हीं के सहयोग से ये मसौदा तैयार किया गया था, ठीक है। आगे और देखते हैं इसके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट, क्योंकि काफी ज्यादा इसने कार्य किए हैं, काफी कुछ अच्छे कार्य भी, कुछ बुरे कार्य भी, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसके संबंध और कार्य। अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में सबसे पहला सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना, ठीक है, ये भी ध्यान रखेगा, इसी के टाइम पर होती है। अगला लोक शिक्षा विभाग, लोक शिक्षा विभाग इसी के समय पर स्थापना होती है, ठीक है, कि स्थापना भी इसी के समय पर होती है। सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी, ठीक है, ये पीडब्ल्यूडी है। और लोक शिक्षा विभाग की स्थापना भी किसके टाइम पर, डलहौजी के टाइम पर ही होती है, ठीक है। इसके अलावा संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह भी इसी के टाइम पर होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपने। एक महत्वपूर्ण इसके टाइम पर है वुड डिस्पैच, ठीक है, शिक्षा नीति थी। वुड डिस्पैच क्या थी, शिक्षा नीति थी, ठीक है। अध्यक्ष कौन था, चार्ल्स वुड, ठीक है, अध्यक्ष था चार्ल्स वुड। कब आया, 1854 में आया, ठीक है, 1854 में अध्यक्ष था चार्ल्स वुड, 1854 में आया, ठीक है। और इसे क्या कहा जाता है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसे कहा जाता है, ठीक है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपने, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, वुड डिस्पैच को, जो कि 1854 में आया था। इसको कौन लाया था, चार्ल्स वुड लाया था, ठीक है। किसके टाइम का है,
डलहौजी के टाइम पर, ठीक है। तो इसके द्वारा देखो, इसको मैं आपको हल्का सा समझा देता हूं, ठीक है। अभी समझाता हूं उसको, पहले लास्ट पॉइंट इसका लिख लो। सैन्य विभाग को सार्वजनिक विभाग से पृथक विभाग बनाया, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, सैन्य विभाग को सार्वजनिक विभाग से पृथक करके अलग विभाग उसको बना दिया गया। टाइम का देखो, सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी की इसने स्थापना करी थी, ठीक है। लोक शिक्षा विभाग की इसने स्थापना करी, संथाल विद्रोह इसी के समय पर हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण है वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्यों? देखो, शिक्षा नीति थी। अभी तक क्या चल रही थी भारत में, किसकी शिक्षा नीति चल रही थी? मैकाले की शिक्षा नीति चल रही थी, जो कि टपकन सिद्धांत पर आधारित थी, यानी कि छन छन कर शिक्षा देना। आपने छन्नी देखी होगी, इस तरह से जो छानने वाली होती है, ठीक है। हम इसमें पूरा डालते हैं, मतलब इसमें यदि तुम पानी डालो या कोई भी चीज डालो यहाँ पर, ये पूरा भरेगा, लेकिन छनेगा वही जो छनने योग्य होगा, है ना। तो यही टपकन का सिद्धांत भी था, मतलब छन छन कर जो शिक्षा। जैसे समाज में अलग अलग वर्ग है, ठीक है। तो इस तरह से मान लो, देखो, इतनों को आप शिक्षित करो, वो दो लोगों को, ये दो को बताएंगे, दो लोगों को ये बताया, दो लोगों को ये, दो लोगों को ये, फिर ये दो को बताए, ये दो को बताए, ठीक है। ऐसे 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 आगे बढ़ते रही। ये है छन छन के शिक्षा वाला संबंध नीति, ठीक है। यानी कि कुछ लोगों को शिक्षित करो, वो अन्य को शिक्षित करेंगे, वो अन्य को करेंगे, वो अन्य को करेंगे, क्या हो जाएगी? टपकन की नीति, ठीक है, जो कि मैकाले लाया था, यानी कि टपकन सिद्धांत था, ठीक है। छन छन के शिक्षा वाला सिद्धांत कौन सा था? मैकाले नीति था। तो इसको हटा के वुड डिस्पैच 1854 में कौन सा? वुड डिस्पैच लाया गया शिक्षा नीति, ठीक है, जो कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, एक पत्र, एक चार्टर, ठीक है, इसको माना जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसको कहा जाता है, ठीक है। 1854 में आया था। तो क्या था इसके अंतर्गत? जो प्रारंभिक शिक्षा है, ठीक है, इसने क्या किया था? प्रारंभिक शिक्षा देसी भाषा में देने का प्रस्ताव तैयार किया, ठीक है, प्रस्ताव दिया, संस्तुति दी, ठीक है, कि प्रारंभिक शिक्षा देसी भाषा में दी जाए। साथ ही साथ स्त्री शिक्षा पर भी जोर दिया और निजी क्षेत्रों में भी शिक्षा के निवेश की अनुशंसा की। अति महत्वपूर्ण, प्राइवेट स्कूल शिक्षा का निजीकरण। तो किस एक्ट के या किस नीति के द्वारा भारत में शिक्षा का निजीकरण की शुरुआत हुई थी? वुड डिस्पैच के द्वारा। जो प्राइवेट स्कूल खुले हैं आज, प्राइवेट स्कूल हैं, ठीक है, तो वो सारे कहां से शुरू माने जाते हैं? वुड डिस्पैच से। इसलिए इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है, क्योंकि भारत में शिक्षा का निजीकरण हो गया, निजी क्षेत्र में निवेश हो सकता था शिक्षा में भी, ठीक है। आज तक क्या था? केवल सरकार ही कर रही थी, लेकिन अब क्या हुआ कि अब निजी व्यक्ति भी अपने स्कूल चला सकते थे, ठीक है। तो शिक्षा का निजीकरण हो गया यहाँ से। तो ये आपने महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान रखना है, तो किस एक्ट के माध्यम से भारत में शिक्षा के निजीकरण की शुरुआत हुई थी? वुड डिस्पैच के माध्यम से, ठीक है। तो इसको भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? क्यों इतना महत्वपूर्ण है? इसीलिए क्योंकि शिक्षा का निजीकरण यहाँ से शुरू हो गया, ठीक है। तो ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसलिए बनता है। तो शिक्षा का निजीकरण कब शुरू हुआ? 1854 में। किससे शुरू हुआ? वुड डिस्पैच के माध्यम से। गवर्नर कौन था? डलहौजी गवर्नर था, ठीक है। ये सारी चीजें आपने ध्यान रखनी है। इसके अलावा देखो, महिला शिक्षा के लिए भी इसमें प्रावधान किया गया, ठीक है। महिला शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा देशी भाषा में देने का इसमें प्रावधान किया गया था। लेकिन मैकाले की जो नीति थी वो केवल अंग्रेजी शिक्षा का अनुसरण करते, ठीक है, कि अंग्रेजी में शिक्षा प्रदान की जाए, ठीक है। तो ये सारा आप समझ गए होंगे। अगला देख लेते हैं, कैनिंग। कैनिंग, ठीक है, ये आया था 1856 से 58। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। क्योंकि इसके बाद जो पद आए वो वायसराय के पद आए, ठीक है। ये अंतिम गवर्नर जनरल भारत का था लॉर्ड केनिंग, ठीक है, केनिंग। इसी के टाइम पर 1857 का विद्रोह हुआ था, ठीक है, 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह इसी के टाइम पर हुआ, ठीक है। और 1857 में ही इसने 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बंबई
बंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना, ठीक है, विश्वविद्यालय की स्थापना अति महत्वपूर्ण है, स्थापना, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण और ये भी महत्वपूर्ण दोनों, ठीक है। 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बंबई में विश्वविद्यालय की 3 विश्वविद्यालय यहाँ पर स्थापित हुए थे। तो ये कैनिंग के बारे में हो गया, ठीक है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था इसी के टाइम पर 1857 का विद्रोह होता है और 1857 में ही कलकत्ता, मद्रास और बंबई में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना होती है, ठीक है। डलहौजी के टाइम पर देखना आप 1853 का चार्टर एक्ट आता है, 1853 का चार्टर एक्ट किसके टाइम पर आता है, डलहौजी के टाइम पर आता है, ठीक है। इसके द्वारा पहली बार सिविल सेवा के लिए भारत में परीक्षा का आयोजन कहां से होता है, 1853 में ही शुरू हो गया था, ठीक है, और भारत में ही लिखित परीक्षा का आयोजन हुआ था, ठीक है, और भारतीयों को भी इसमें शामिल किया गया था। हालांकि अनुशंसा सबसे पहले कहां की गई थी, 33 में, लेकिन सफल नहीं हो पाया था, ठीक है। यहाँ पर भारतीयों को शामिल किया गया। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना हुई थी, इसी के माध्यम से हुई थी, ठीक है। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी से पृथक केंद्रीय विधान परिषद 6 सदस्य हमने पढ़ा था, यहीं से शुरू होती है, ठीक है। किसके टाइम पर आया था अंतिम चार्टर एक्ट, डलहौजी के टाइम पर। तो डलहौजी हमारा क्लियर हो चुका है। कैनिंग हम अब पढ़ेंगे आगे। कैनिंग भारत के वायसराय के रूप में, ठीक है, कैनिंग का कार्यकाल भी अति महत्वपूर्ण है, भारत के वायसराय के रूप में उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम केवल भारत के गवर्नर जनरल के रूप में इसको पढ़ रहे हैं, और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, कैनिंग ही था, ठीक है। ये सारी चीजें आपने इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग तैयारी करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा रिविजन करिए, और मैं पुनः आपको बता देना चाहता हूँ कि दोनों चीजें रिलेट कर सकें, इसलिए मैं आपको वायसराय लगातार पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ताकि हमारे जो वायसराय और भारत का संवैधानिक इतिहास ना, इनमें कई सारी चीजों में समानताएं हैं, कई सारी चीजें हम जोड़ के पढ़ सकते हैं, और हमारा अच्छा रिवीजन हो सकता है और अच्छा मैटर तैयार हो सकता है। और परीक्षा की दृष्टि से भी वायसराय अति महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपको दोनों चीजें एक साथ पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग तैयारी करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा रिविजन कीजिए। धन्यवाद।